स्वागत है मित्रों हमारे चैनल एक नोवेल वर्ल्ड में, जहाँ कहानियाँ बनती हैं जिनके जैसा और हर एक नया शब्द खोलता है एक नया सफ़र। तो चलिए लेके चलते हैं आपको कहानियों की ऐसी अद्भुत दुनिया में, जहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद। स्क्रॉल प्रेम, विश्वास और षड्यंत्र। जुलियाना ने भार्गव से कहा, तुम बॉक्स में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर मीरा से बात करके आती हूँ। भार्गव ने सिर हिलाया और ऊपर चला गया। मीरा ने जुलियाना से कहा, धन्यवाद, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। जुलियाना ने उसे देखा और बोली, आगे से इस तरह की चीज को सीधे और सख्ती से सुलझाना बेहतर है, समझौते करना सही नहीं है। मीरा ने अपने होंठ भींचे और कोई पलटवार नहीं किया। अगर आज जुलियाना यहाँ नहीं होती तो उसे न केवल अपमानित होना पड़ता, बल्कि उसे 10 लाख रुपए भी देने पड़ते और उसकी नौकरी भी चली जाती। लेकिन वह अपने स्तर पर वह नहीं कर सकती थी जो जुलियाना ने किया था। जुलियाना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे आज कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। अपना ध्यान रखना। मीरा ने सिर हिलाया, फिर हिचकिचाते हुए बोली, अभी जो हुआ। जुलियाना ने उसे टोकते हुए कहा, अगर जोया तुम्हें 10 लाख रुपए दे तो ले लेना, तुम इसकी हकदार हो, मना मत करना क्योंकि वह तुम्हें वैसे भी एहसानमंद नहीं होगी। मीरा ने सिर हिलाया और कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जुलियाना पहले ही मुड़कर जा चुकी थी। जुलियाना को रोकना उसके लिए उचित नहीं था। लॉबी प्रबंधक ने हड़बड़ी में किसी को मीरा की मदद करने के लिए कहा और साथ ही उसे दोष भी दिया, मीरा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम श्रीमती लीच की दोस्त हो? अगर उसे पता होता कि मीरा श्रीमती लीच की दोस्त है तो वह उसे सबसे अच्छी पदवी देता। हो सकता है उसे लॉबी प्रबंधक का पद भी छोड़ना पड़ता। मीरा ने पिछली कहानी के बारे में सोचा और लॉबी प्रबंधक की ओर देखकर मुस्कुराई, हम दोस्त नहीं हैं। लॉबी प्रबंधक को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने किसी को मीरा को अस्पताल ले जाने के लिए कहा और उत्साह से उसे सवेतन छुट्टी दे दी। मीरा लाचार थी। जुलियाना ऊपर गई और निजी कमरे में दाखिल हुई, जहां भार्गव दरवाजे की तरफ पीट करके फर्श से छत तक की खिड़की पर खड़ा था। आवाज सुनकर भार्गव ने जुलियाना की ओर मुड़कर देखा, तुम्हारा काम हो गया। जुलियाना उसके पास गई और उसके बगल में खड़ी हो गई, बाहर के रात के दृश्य को देखते हुए, कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। मीरा को अभी भी वे कड़े शब्द याद थे जो जुलियाना ने उससे तब कहे थे और निश्चित रूप से वह जुलियाना से पूरी तरह अलग रहना चाहती थी। भार्गव उसकी दोस्ती में दखल नहीं देता था, यह उसकी आज़ादी थी। हालांकि जुलियाना उससे मीरा के बारे में बात करना चाहती थी। रात के खाने के दौरान जुलियाना ने उसे बताया कि वह और मीरा कितनी करीबी थी, वे कैसे कपड़े बदलती थी और स्कूल में कौन सा लड़का सबसे सुंदर था। भार्गव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे एक खतरनाक आभा निकली, स्कूल में कौन सा लड़का सबसे सुंदर था। हम बात कर रही जुलियाना इस शांत सवाल पर अपनी लार निगलते हुए फंस गई। भार्गव ने उसे एक गिलास पानी दिया और थोड़े ऊंचे स्वर में पूछा, कौन सा? जुलियाना कुछ देर खांसी, फिर रुकी। उसने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। भार्गव की तीखी और खतरनाक निगाहों के नीचे जुलियाना ने ऊपर देखा और उसकी ओर मुस्कुराई, मुझे नहीं पता, मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति सबसे सुंदर हैं। ऐसी बातचीत में भी वह ईर्ष्या कर सकता था, वे आराम से बात कैसे कर सकते थे? भार्गव संतुष्ट हुआ और फिर गंभीरता से कहा, श्रीमती लीच भी सबसे सुंदर हैं। जुलियाना निशब्द थी। वह सुंदर था और उसकी आवाज अच्छी थी और जब वह इसे सबसे गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहता था तो ये जानलेवा रूप से आकर्षक लगता था। भार्गव ने विषय वापस बदला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ असहमतियां हैं। जुलियाना ने कहा, मैं पहले मूर्ख थी और हमारी दोस्ती तोड़ दी थी। मैंने मीरा से कुछ बहुत ही अनुचित बातें कही थीं। भार्गव ने उससे पूछा, किस तरह की बातें? मुझे सोचने दो, मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं है। जुलियाना को उस साल की याददाश्त बहुत स्पष्ट नहीं थी। उसे याद करने के लिए कुछ देर सोचना पड़ा। जुलियाना ने कहा, मैंने कहा था कि मीरा बहुत गरीब लड़की है जो मेरी दोस्त बनने लायक नहीं है और यह भी कहा था कि अगर मैं न होती तो वह एक वेश्या बन गई होती और खुद को बेच दिया होता। जुलियाना को जेडेन की वजह से अपनी दोस्त के बारे में ऐसी पीड़ादायक बातें कहना अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि मीरा ने जुलियाना से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए और फिर कभी उससे संपर्क नहीं किया। हालांकि जुलियाना ने सोचा कि मीरा कितनी अच्छी है कि उसने इतना आहत होने के बावजूद कलाकार संघ की गतिविधि में उसके लिए आवाज उठाई थी। भार्गव ने जुलियाना की ओर देखा और थोड़ी देर बाद सिर हिलाया, ठीक है। उसने जुलियाना से पूछा, तो क्या तुम उससे फिर से दोस्ती करने जा रही हो? जुलियाना ने इसके बारे में सोचा और कहा, निश्चित नहीं, मैं चीजों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दूंगी। वंदना के विश्वासघात के बाद वह दोस्ती को लेकर निश्चित नहीं थी। वह पुरानी जुलियाना की तरफ से मीरा से माफी मांगना चाहती थी और पिछली बार की मदद के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी। रही बात भविष्य में दोस्त बनने की, तो जो होगा देखा जाएगा। भार्गव ने जुलियाना की ओर देखा। हालांकि वह मुस्कुरा रही थी और ज्यादा परवाह करती नहीं लग रही थी,
उसने तीखे रूप से महसूस किया कि उसकी भावनाएं थोड़ी अलग थीं। एक मंद उदासी थी, जो एक अपरिभाषित भावना थी। लेकिन भार्गव उसकी मनोदशा में बदलाव से दुखी था। उसने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा और हल्के से कहा, तुम्हारे पास मैं हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले क्या सहा है और तुमने क्या खोया है। लेकिन तुम्हारे पास मैं हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताऊंगा। जुलियाना ने भार्गव की आंखों में देखा और उसका मौन वादा पड़ा। वह हल्के से मुस्कुराए और सिर हिलाया, ठीक है। दोनों ने खाते हुए बात की और मीरा के बारे में बात करने के बाद उन्होंने अपने काम के बारे में बात की और कुछ रोचक बातें कहीं। कोई खास रोमांस नहीं था, लेकिन ये बहुत सादा और बहुत स्वाभाविक था, जो लोगों को आराम महसूस कराने के लिए काफी था। जुलियाना ने अपने कॉमिक काम के बारे में बात की और कहा, मेरा कॉमिक तैयार है और मैं इसे एक नाटक में पुनर्व्यवस्थित करने की तैयारी करने जा रही हूँ। भार्गव ने चुपचाप सुना जब उसने अपने कॉमिक के पुनर्व्यवस्थापन की योजना के बारे में बात की और इसमें काफी रुचि ली। जब जुलियाना ने बात पूरी की, तो भार्गव ने अपना कांटा नीचे रखा और कहा, मुझे इस काम में बहुत रुचि है और मैं इसमें निवेश करने जा रहा हूँ। जुलियाना ने अपने हाथ एक साथ मिलाए, अपनी ठोड़ी को हाथों के पीछे टिकाया और भार्गव की ओर आंखें उठाकर देखा, मिस्टर लीच, क्या मैं इसे एक अस्पष्ट नियम मान सकती हूँ? भार्गव आलस्य से अपनी कुर्सी पर झुक गया, अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और एक शांत और कुलीन तरीके से उसकी ओर देखा। श्रीमती लीच, क्या आपको नहीं लगता कि आपका अस्पष्ट नियम थोड़ा सरल है? जुलियाना हल्के से हंसी, आप इसे कितना जटिल बनाना चाहते हैं, मिस्टर लीच? भार्गव ने अपना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली से अपने होठों को छुआ। यहाँ एक चुंबन जरूरी था। जुलियाना खड़ी हुई, उसके पास गई और फिर भार्गव के करीब आने के लिए नीचे झुकी। वह मुस्कुराए और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मिस्टर लीच, क्या आपको यकीन है कि हमें ये करना चाहिए? जैसे ही जुलियाना करीब आई, भार्गव उसकी खुशबू को स्पष्ट रूप से सूंघ सकता था और जैसे ही वह करीब झुकी, उसकी गर्म सांस उसके चेहरे पर पड़ी। इससे भार्गव की सांसें तेज और असंतुलित हो गईं। भार्गव ने सीधे जुलियाना के गुलाबी होठों को देखा और भोली आवाज में कहा, हाँ। जुलियाना ने अपनी पतली तर्जनी उंगली को बढ़ाया, भार्गव की ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर नीचे झुकी और उसे चुंबन लिया। वह उसे एक मुलायम चुंबन देना चाहती थी और तुरंत उसे दूर धकेलना चाहती थी। लेकिन भार्गव की भुजाएं पहले ही उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपट चुकी थीं और उसे थाम लिया था। जैसे ही भार्गव ने खींचा, जुलियाना तुरंत उसकी गोद में बैठ गई। और भार्गव ने जुलियाना के होठों और दांतों को जबरदस्ती खोला और उसे अधिकारपूर्ण तरीके से चुंबन लिया। भार्गव का चुंबन हावी था, फिर भी उसमें कोमलता और अंतहीन खोज का एक निशान था, मानो उसे अंधेरे में ले जाना चाहता हो। जुलियाना धीरे धीरे मंत्रमुग्ध हो गई, भार्गव के चुंबनों का जवाब दे रही थी। अचानक डॉट 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 जुलियाना का फोन बजा, जिसने दोनों की अंतरंगता को तोड़ दिया। भार्गव इसे आनंद ले रहा था जब उसे बाधित किया गया। वह स्पष्ट रूप से असुखद था और उसने एक भोली आवाज में कहा, जवाब मत दो। जुलियाना ने उसके गीले पतले होठों को देखा और उसका चेहरा एक पल में लाल हो गया। वह उसकी गोद में बैठी थी और कुछ अजीब महसूस कर सकती थी, जिससे उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा लाल हो गया। जुलियाना खड़ी होना चाहती थी, लेकिन भार्गव ने उसकी पतली कमर को पकड़ लिया और पहले से भी ज्यादा भोली आवाज में कहा, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, तो हिलना मत। जुलियाना ने तुरंत हिम्मत नहीं की और धीमी आवाज में कहा, मुझे देखने दो कि किसका फोन है। भार्गव भी नहीं हिला, बस जुलियाना की पतली कमर को पकड़े रहा और उसे अपनी गोद में बैठाए रखा। उसके सुंदर चेहरे पर संयम और सहनशीलता थी। उसकी पत्नी को उसकी बाहों में होना, लेकिन वह उसे केवल चुंबन कर सकता था, यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। जुलियाना ने फोन उठाया क्योंकि उसकी दादी का फोन था। दादी ने उससे कुशलक्षेम पूछी, फिर पूछा, क्या तुम परसों मॉल में जेडेन से मिली थी? जुलियाना को इस तरह पकड़े जाने पर फोन पर बात करने में बहुत शर्म आ रही थी। अब जब दादी इसके बारे में बात कर रही थी, तो जुलियाना के चेहरे से शर्म फीकी पड़ गई और उसके बजाय ठंडक दिखाई दी। मैं इत्तेफाक से उससे टकरा गई थी और भार्गव को इसके बारे में पता था। क्या हुआ? दादी ने कहा, सेलिन की जेडेन से लड़ाई हुई और वह ये नहीं बताएगी कि क्यों। ऐसा लगता है कि वह सगाई तोड़ना चाहती है। मैंने नौकरानी को बात करते सुना कि तुम दोनों के मिलने के बाद उनकी लड़ाई हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके पूछा। उसके बाद, दादी ने जोड़ा, सेलिन ने यह नहीं कहा, लेकिन नौकरानी ने कहा। मैंने सेलिन से कितना भी पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। जुलियाना सेलिन के चरित्र के बारे में जानती थी। वह निश्चित रूप से दादी को सीधे यह नहीं बताएगी कि उसके और जेडेन के बीच क्या हुआ था, लेकिन वह दादी को इसके बारे में घुमा फिराकर बताएगी। जुलियाना ने शांत होकर कहा, ओह। उसने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली जब उसने कहा, मेरी पुरानी दोस्त लीला भी वहां थी। मैंने जेडेन और लीला को सीढ़ियों पर चुंबन और गले मिलते देखा, लेकिन मुझे और कुछ नहीं पता। दादी ने नौकरानी की बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया, इसलिए जब उन्होंने इसके बारे में सुना, तो उन्होंने पहले जुलियाना को फोन करके पूछा।
अब जब जुलियाना ने ऐसा कहा तो दादी को विश्वास हो गया। सबसे पहले, भार्गव मौजूद था और यह असंभव था कि वह जुलियाना को जेडेन के साथ कोई अवैध संबंध रखने देता। दूसरे, दादी हमेशा से सोचती थी कि लीला अस्थिर है और ऐसी कोई नहीं हो सकती जो दोस्त हो। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह एक अमीर आदमी को बहकाने जैसा काम कर सकती है। जुलियाना जानती थी कि उसकी दादी ने उस पर विश्वास किया और लापरवाही से कहा, दादी, एक नौकरानी को इतनी अच्छी तरह से कैसे पता चला कि मैं मॉल गई थी? और नौकरानी सेलीन के बजाय आपके पास क्यों गई? दादी झुक गईं। जुलियाना हल्के से हंसी, और सेलीन ने कुछ क्यों नहीं कहा? यह मेरा काम नहीं है। जब आपने उससे पूछा तो वह आपको बता सकती थी। उसने एक स्पष्ट बयान दिया, जैसे मैंने वास्तव में उसके साथ कुछ गलत किया हो। ये कहते हुए वह पीड़ित हो गई, अगर आपने मुझसे नहीं पूछा होता, लेकिन मुझे बुरी तरह से डांटा होता, तो मुझे अन्याय हुआ होता और मैं आपसे नफरत करती। जुलियाना के ये शब्द कहने के बाद दूसरी तरफ खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद दादी ने कहा, नहीं, दादी को तुम पर विश्वास है। दादी मूर्ख नहीं थी और उन्होंने समझा कि नौकरानी को सेलीन ने निर्देश दिया होगा कि वह उनके सामने जुलियाना के बारे में बुरी बातें बनाए। इससे दादी बहुत गुस्सा हुई। सेलीन इतनी अच्छी और समझदार पोती थी। वह इतनी चालाक बनना और जुलियाना पर विश्वासघात करना कैसे सीख गई? सुजाना, उसकी माँ, उसे अच्छी तरह से सिखाने में विफल रही होगी। तब उन्हें, सुजाना की सास के रूप में, सुजाना को एक अच्छा सबक सिखाना होगा, साथ ही सेलीन को भी, जो भटक गई थी। जुलियाना ने दादी से कुछ और मिनट बात की और फिर फोन काट दिया। जुलियाना दादी के लहजे से सुन सकती थी कि मामला ऐसे ही भूला नहीं जाएगा। ये सोचते हुए कि सेलीन उसे पेंच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बजाय दादी से डांट खाने वाली थी, जुलियाना ने अच्छे मूड में फोन काट दिया। भार्गव का अंगूठा उसके कपड़ों के माध्यम से जुलियाना की पतली कमर को धीरे से रगड़ रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, हो गया। जुलियाना ने फोन नीचे रखा। हाँ। भार्गव ने उसकी पतली कमर को पकड़ा और सीधे उसके पतले होठों को देखा, आगे बढ़ें। जुलियाना अब अपने होश में वापस आई। उसने देखा कि उसकी पतली कमर को भार्गव के अंगूठे से रगड़ा जा रहा था और वह अभी भी उसकी गोद में इस तरह बैठे हुए उसके भरे हुए हथियार को महसूस कर सकती थी। अचानक, जुलियाना का चेहरा फिर से लाल हो गया। जुलियाना ने धीरे से भार्गव की कमर को हल्का सा धकेला और नरमी से कहा, चूंकि हमने खाना खत्म कर लिया है, चलो फिल्म देखने चलते हैं। मैंने हमारे लिए टिकट खरीद लिए हैं। भार्गव ने धीरे से बोलने से पहले जुलियाना को देर तक देखा। श्रीमती लीच, मेरा धैर्य अनंत है, लेकिन मेरा जीवन सीमित है। उसे डर था कि वह उसका इंतजार नहीं कर पाएगा। जुलियाना ने ऊपर देखा और अपनी उंगली से उसकी छाती पर झोंका दिया, तुम इतनी जल्दी में हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारा सारा पैसा खो दूंगी? भार्गव ने उसके विषय बदलने पर ध्यान नहीं दिया। वह खड़ा होते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा पैसा पर्याप्त है और मुझे विश्वास है कि तुम इसे केवल लाभदायक बनाओगी। उसके शब्द जुलियाना के लिए स्नेह और उसकी क्षमताओं में विश्वास से भरे थे। जुलियाना नहीं जानती थी कि उसे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला। हो सकता है कि वह उस पर सिर्फ आंख बंद करके विश्वास करता हो। जुलियाना ने वृत्तचित्र फिल्म के लिए टिकट खरीदे थे और उसने इसे बहुत रुचि और समर्पण के साथ देखा। दूसरी ओर, भार्गव मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने के लिए अपना सिर तिरछा कर लिया। यह एक उत्तम व्याख्या थी कि वह फिल्म देख रही थी और वह उसे देख रहा था। फिल्म के बाद वे घर चले गए। भार्गव ने थिएटर से बाहर निकलते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें वृत्तचित्र देखना भी पसंद है? लड़कियां आमतौर पर वृत्तचित्र देखना पसंद नहीं करती थीं, है ना? जुलियाना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अन्य बच्चों वाली फिल्में पसंद आएंगी। डरावनी फिल्में डरावनी नहीं थीं और उसे रोमांटिक फिल्में नकली लगती थीं। इसलिए उसने भार्गव की पसंद के आधार पर फिल्म टिकट खरीदे थे। भार्गव ने जुलियाना को देखा और मुस्कुराया। हाँ, वह ईमानदारी से उसकी पसंद के अनुसार एक छोटी सी चीज चुन रही थी। घर जाते समय भार्गव गाड़ी चला रहा था जबकि जुलियाना अपने फोन पर ब्राउज कर रही थी और वे हर थोड़ी देर में बात करते थे। जुलियाना ने भार्गव को तिरछी नजर से देखा और फिर रियरव्यू मिरर में देखा। वह पीछे वाली कार, क्या वह हमारा पीछा कर रही है? उसने देखा कि भार्गव ने 7 बार रियरव्यू मिरर में देखा था और कार पलट रही थी। ये स्पष्ट था कि वह अपने पीछे वाली कार का परीक्षण कर रहा था कि क्या वह उनका पीछा कर रही है। आज चिंतन भार्गव को शेफ निकोलस तक ले गया था और वापस आते समय वे जुलियाना की कार चला रहे थे। भार्गव ने फिर से रियरव्यू मिरर में देखा और धीमा जवाब दिया, तुम बहुत तेज हो। वह उसे सचेत किए बिना अपने पीछे वाली कार से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हालांकि वह अपने फोन से खेल रही थी, फिर भी उसे अलग रास्ते और उसकी सूक्ष्म गतिविधियों के बारे में तीखे रूप से पता चल गया। जुलियाना ने उनके पीछे वाली कार को देखा जो करीब से पीछा कर रही थी और कहा, क्या हमें रुकना चाहिए या इसे झटका देना चाहिए? भार्गव ने कहा, खुद की रक्षा करो। उसके अवलोकन के अनुसार अगर वह अब रुकता तो पीछे वाला वाहन सीधे उनसे टकराएगा, जो अत्यधिक खतरनाक होगा। वह केवल इसे झटका दे सकता था।
जुलियाना ने अपनी सीट बेल्ट पकड़ ली और भार्गव को विचलित न करने के लिए एक और शब्द नहीं कहा। वे पहले ही शहर के केंद्र से बाहर थे, जहां सड़क अधिक दूरस्थ थी और आने जाने वाला यातायात कम था। भार्गव ने गैस पेडल को दबाया और कार एक तेंदुए की तरह तेजी से गुजरी। उनके पीछे वाली कारें करीब से पीछा कर रही थीं। जुलियाना ने देखा कि एक सफेद कार सड़क के कांटे से निकली और सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ी। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने गहरी आवाज में चिल्लाया, सावधान। ये भार्गव था, जो उस पर आंख बंद करके अच्छा व्यवहार करता था और उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था। जुलियाना ने सिर्फ अपने ठंडे दिल को उसके कारण थोड़ा जलते हुए महसूस किया। उसने भार्गव को मनाने से रोक दिया और उसके साथ किनारे की ओर जोर से तैरने लगी। भार्गव की शारीरिक शक्ति उत्कृष्ट थी, जबकि जुलियाना एक हाथ में शक्ति न होने के कारण तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। लेकिन भार्गव ने कभी भी जुलियाना को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने दांत भींचे और जुलियाना को अपने साथ ले जाने के लिए संघर्ष किया। सौभाग्य से आधे घंटे से अधिक समय बाद एक बचाव जहाज आया। जुलियाना और भार्गव को आखिरकार पानी से बाहर निकाला गया और उन्हें बचाया गया। जब वे जहाज पर थे तो किनारे तक पहुंचने में उन्हें और आधा घंटा लगा। जुलियाना ने एक तौलिया में लिपटी हुई अपने आप से सोचा कि आदमी वास्तव में इस बार उन्हें मारने वाला था। इतनी चोटों और किनारे से दूरी के साथ उनके लिए किनारे तक तैरना और खुद को बचाना बहुत मुश्किल था। मिस्टर लीच, जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, चिंतन, जो पहले से ही इंतजार कर रहा था, उन्हें ट्रेंच कोट सौंप दिया। चिंतन सोने जा रहा था जब उसे अचानक एक फोन कॉल आया। वह चौंक गया और जल्दी में निकल पड़ा। भार्गव ने ट्रेंच कोट लिया, उसे जुलियाना पर पहनाया और फिर उसे उठा लिया। इस मामले से निपटने के लिए पीछे रहो। मैं भोर में परिणाम जानना चाहता हूं। चिंतन ने गहरी आवाज में जवाब दिया, हाँ। जुलियाना ने भार्गव की ओर देखा। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला था। उसके माथे पर एक घाव था जिससे खून बह रहा था और उसका आधा चेहरा खून से ढका हुआ था। जुलियाना परेशान दिखी। भार्गव, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चलूंगी। वह केवल बांह में चोटिल थी, पैर में नहीं, और वह उससे बुरी तरह से चोटिल था। भार्गव ने उसकी खुली गर्दन को देखा और हावी होकर बोला, केवल मैं अपनी लड़की को देख सकता हूं। जया जेनिंग्स ने आज लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी। नदी में गिरने के बाद उनकी पोशाक भीग गई और उनके शरीर से चिपक गई, जिससे उनका आकर्षक व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर आया। भार्गव ये सहन नहीं कर सका कि अन्य पुरुष जया को इस तरह देखें। वह सिर्फ उसकी थी। अच्छी बात यह थी कि एम्बुलेंस ज्यादा दूर नहीं थी। चूंकि जया उसे नहीं समझा पाई, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ने दिया। आज रात जया ने पाया कि वह अन्य मामलों में उनके साथ समझौता कर सकता था और उनकी बात सुन सकता था। लेकिन जैसे ही बात जया से जुड़ी होती थी, वह हावी, तानाशाही और यहां तक कि सनकी भी बन जाता था। जब वे एम्बुलेंस में पहुंचे तो जया ने डॉक्टर से पहले भार्गव का इलाज करने को कहा, पर भार्गव ने मना कर दिया। उसने जोर दिया कि डॉक्टर पहले जया की जांच करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है, उसकी हड्डी को सही करें। उसके बाद ही भार्गव की बारी आई। जया निस्सहाय थी। खैर, वह सनकी था ही। जब वे अस्पताल पहुंचे तो दादाजी लीच, दादाजी और फिलिप भी वहीं थे। जब उन्होंने दोनों को इतनी बुरी हालत में देखा तो वे इतने हैरान हुए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। दादाजी ने चिंता से जया से पूछा, जया, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? फिलिप ने कहा, यह सब इतनी अचानक कैसे हो गया? श्रीमती लीच, क्या आप ठीक हैं? ये देखकर कि दोनों उनकी परवाह कर रहे थे, जया मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूं, आप दोनों को भार्गव पर ध्यान देना चाहिए। उन दोनों को देखते ही उनकी चिंता जया के लिए थी। दादाजी ने फिर से जया को ऊपर से नीचे तक देखा और जब उन्होंने देखा कि वह ठीक हैं और हौसले में हैं, तभी उन्हें राहत मिली और वे भार्गव की देखभाल के लिए मुड़े। जब उन्होंने देखा कि भार्गव के माथे पर पट्टी बंधी है और उसके आधे चेहरे पर रक्त के निशान हैं जिन्हें साफ नहीं किया गया था, तो वह घबरा गए। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या गंभीर घाव है? क्या ये कोई निशान छोड़ जाएगा? जया ने दादाजी की ओर ऊपर देखा, भ्रमित होकर। आप केवल निशान के बारे में ही क्यों चिंतित हैं? भार्गव ने भी दादाजी को कुछ अजीब तरह से देखा। यह कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे लगता है कि यह कोई निशान नहीं छोड़ेगा। तभी दादाजी ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है। अगर कोई निशान रह गया तो जया को यह नापसंद हो सकता है। आखिरकार फतेहपुर में हर कोई जानता था कि जया एक रूप रंग परखने वाली थी जो व्यर्थ घूमती थी। भार्गव अवाक रह गया। क्या मैं आपका अपना पोता भी हूं? जया भी अवाक रह गई। मेरी यह बदनाम छवि। दादाजी अभी भी उनकी चिंता कर रहे थे और उन्होंने उन दोनों को एक सामान्य शारीरिक जांच कराने को कहा। जया के विस्थापित बाजू और शरीर पर कुछ खरोंचों को छोड़कर कोई बड़ी समस्या नहीं थी। भार्गव को भी कोई समस्या नहीं थी, सिवाय माथे की चोट के। हालांकि जांच में कोई समस्या नहीं दिखी, फिर भी दादाजी ने उन्हें 2 दिनों तक अस्पताल में रहने को कहा। वह सुबह होने तक अस्पताल में रहे, फिलिप के आग्रह पर ही अस्पताल से निकले। अगले दिन 9 बजे
चिंतन दरवाजा खोलकर अंदर आया और कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि भार्गव ने अपनी तर्जनी उंगली उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। चिंतन ने तब अस्पताल के बिस्तर पर का दृश्य देखा। भार्गव बिस्तर पर लेटा था, जबकि जया उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। जया की पीठ चिंतन की तरफ थी। केवल उनकी पीठ को देखकर चिंतन को लगा कि वह अपनी नींद में एक छोटी जंगली बिल्ली की तरह थी। भार्गव ने चिंतन की नजर को भांप लिया, उसने चादर को थोड़ा ऊपर खींचा और फिर अपने बड़े हाथों से जया के सिर को ढक दिया। अब चिंतन जया के सिर का पिछला हिस्सा भी नहीं देख सकता था। भार्गव ने चिंतन को बाहर जाने का इशारा किया। चिंतन बस बाहर जाने ही वाला था। इस क्षण जया एक बिल्ली के बच्चे की तरह भार्गव की बाहों में रगड़ी और पूछा, क्या चिंतन आया है? पिछली रात की घटना के बाद जया की नींद बहुत हल्की हो गई थी, इसलिए उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उनकी मुलायम मदहोश आवाज सुनकर भार्गव का दिल पिघल गया। नहीं, वह एक कुत्ता है। अब वापस सो जाओ। चिंतन कंफ्यूज्ड फेस वरीड, मिस्टर लीच, मैं कल रात हत्यारे की जांच में पूरी रात जागा हूं और मैं सुबह सुबह परिणाम बताने आया हूं। और आप मुझे कुत्ता कहते हैं? क्या आप में थोड़ी भी मानवता बची है? जया ने फिर से उसकी छाती पर रगड़ी, धीरे से जवाब दिया और फिर से सो गईं। अपनी पत्नी की परवाह करने वाले मिस्टर लीच के सामने चिंतन चुपचाप बाहर ही जा सकता था। जब जया फिर से उठी, तब तक 12 बज चुके थे और फिलिप उनके लिए दोपहर का भोजन ले आया था। जब उन्होंने दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया, चिंतन, जिसने थोड़ी देर के लिए ही नींद पूरी की थी, अपना चेहरा धोकर अंदर आया और अपने निष्कर्ष बताने लगा। चिंतन ने कहा, मिस्टर लीच, मैंने कल रात हुई घटना की जांच की है। आपकी खरीदी हुई कंपनियों में से एक का आपसे बैर था, इसलिए उन्होंने कल रात जो हुआ उसकी योजना बनाई थी। भार्गव जैसे व्यक्ति के दुश्मन तो निश्चित रूप से थे, लेकिन वे बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई नहीं करेंगे। कल रात हत्यारे सचमुच पागल थे और भार्गव और जया के साथ मरना चाहते थे। जया ने चिंतन से पूछा, अब उस आदमी का क्या? चिंतन ने जवाब दिया, ड्राइवर को अभी अभी होश आया है। ड्राइवर वह था जिसने कल रात कार चलाई थी और उन्हें बुरी तरह टक्कर मारी थी। भार्गव ने गहरी आवाज में पूछा, बाइक वाले का क्या? बाइक वाले का प्राथमिक लक्ष्य जया थी और उसका द्वितीयक लक्ष्य भार्गव था। चिंतन ने कहा, वह व्यक्ति एक सड़क छाप गिरोह का था जिसे वहां इंतजार करने के लिए 1 लाख रुपए मिले थे और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसके कबूलनामे के अनुसार वह आपको मारना नहीं चाहता था, बल्कि केवल आपको एक सबक सिखाना चाहता था। बेशक उसने अपराध को कम करने के लिए ऐसा कहा। कल रात जब जया किनारे पर लटकी हुई थी, भार्गव उन्हें खींचने के लिए झुका था। वह आदमी साफ तौर पर भार्गव को घातक वार देने की कोशिश कर रहा था। भार्गव ने धीमी आवाज में कहा, बाकी सब संभालो। चिंतन ने जवाब दिया और बाहर निकलने ही वाला था। जया ने भार्गव से कहा, जब ये हो जाए तो चिंतन को कुछ दिनों की छुट्टी दे दो। भार्गव ने चिंतन की ओर देखा, फिर सिर हिलाया, आपकी इच्छा पूरी होगी, छुट्टी। चिंतन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जया को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। धन्यवाद, श्रीमती लीच। मिस्टर लीच का विशेष सहायक बनने के बाद से उसने साल में 365 दिन काम किया था, कभी कभी तो ओवरटाइम भी। अब वह आखिरकार छुट्टी ले सकता था। निश्चित रूप से उसे भविष्य में भी श्रीमती लीच का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही चिंतन चला गया, कमरे में केवल 2 लोग बचे। भार्गव सेब छील रहा था। जया उसे यह करते हुए देख रही थी। वह सेब छीलते समय भी इतना तारांकन ग्रेसफुल, सभ्य तारांकन और आंखों को भाने वाला था। जया ने कहा, क्या कल रात जो हुआ वह सचमुच इतना सरल था? भार्गव ने उनकी ओर देखा, चिंतन की जांच गलत नहीं हो सकती। उसने जया से पूछा, या तुम्हारे मन में कोई विचार है? जया, मैं सोच रही हूं कि क्या यह मेरे बारे में था या तुम्हारे बारे में। अगर यह भार्गव को लक्षित था, तो चिंतन की जांच में कोई गलती नहीं थी। अगर यह उन्हें लक्षित था, तो यह अलग होगा। आखिरकार उन्हें कल रात अपमानित किया गया था और जया जेनिंग्स का उनसे नफरत करना स्वाभाविक था। इसके अलावा जया को यह भी संदेह था कि उन्होंने वंदना से जो 2 सवाल पूछे थे, उन्होंने वंदना को उन्हें मारना चाहा होगा। भार्गव ने जया को एक छिला हुआ सेब पकड़ाया, मैंने ये सब संभाल लिया है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मामला जया की सुरक्षा से जुड़ा था और भार्गव इसे यूं ही नहीं जाने देगा। वह इसकी पूरी तरह से जांच करेगा और कुछ लोगों को चेतावनी देगा। जया ने सिर हिलाया, फिर उन्होंने भार्गव के माथे पर देखा, उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। उन्होंने भार्गव की ओर देखकर गहरी आवाज में कहा, अब इतना लापरवाह मत होना। भार्गव मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाए और उनसे कहा, सेब खाओ। यह मीठा है। चाहे कितनी भी बार हो, जब तक वह वहां था, वह उन्हें अकेले खतरे में नहीं पड़ने देगा। जया ने सेब का एक टुकड़ा लिया और सोचा कि यह सेब मीठा था या उनका दिल। वैसे भी उन्हें मिठास महसूस हुई। जल्द ही जया को उनसे मिलने आए एक व्यक्ति से मिली।
जया अस्पताल के बिस्तर पर टिकी हुई बैठी थी, सामने एक कंप्यूटर था और उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर थपथपा रही थीं। भार्गव सोफे पर बैठा था, सामने एक कंप्यूटर था और वह काम कर रहा था। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। जया ने ऊपर देखा और द्वार पर मीना को फल की टोकरी और फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी देखा, अभी भी अपनी सस्पेंडर पतलून पहने हुए थी जिससे वह युवा दिख रही थी। मीना ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या मेरा आपसे मिलने आना उचित है? जया ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मीना लड़खड़ाते हुए अंदर आई। उन्होंने फलों की टोकरी बेडसाइड टेबल पर रखी और जया को गुलदस्ता दिया। जया से बात करने से पहले उन्होंने भार्गव से नमस्ते कहा, मैं जब दवाई बदलने आई तब मैंने तुम्हें सुना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। मीना आज अपनी दवाई बदलने अस्पताल आई थी और जब उन्होंने नर्स को श्रीमती लीच का यहाँ होना बताया तो उन्होंने पूछा कि जया कहाँ है और चली आई। जया ने उनके पैर पर देखा और चिंता से पूछा, क्या आज तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? मीना ने कुछ शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाया, हाँ बहुत बेहतर। क्या तुम ठीक हो? वह जया को देखने आई थी, लेकिन इसके बजाय जया ने ही उनकी चिंता की। जया हल्के से मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ। बस भार्गव और दादाजी थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि मुझे निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मीना ने देखा कि जया सचमुच ठीक थी और तब उन्हें राहत मिली। उन्होंने जया की ओर देखा और पूछा, क्या ये कल रात की घटना के कारण है? मीना को ज्यादा जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि जया का कार एक्सीडेंट हुआ था और वह नदी में गिर गई थी। लेकिन मीना की कल्पना शक्ति उर्वर थी। जब उन्होंने कल रात जया जेनिंग्स के सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने के बारे में सोचा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जया जेनिंग्स का जया से बैर था और उसने ही जया के साथ ऐसा किया होगा। वह चिंतित थी। जया ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जेनिंग्स परिवार लीच परिवार के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह चाहता भी तो उसने कल रात एक ऐसे समय में ऐसा नहीं किया होगा जब यह इतना स्पष्ट रूप से संदेह पैदा कर रहा हो। और कल रात जो हुआ था उसकी स्पष्ट रूप से पहले से योजना बनाई गई थी। मीना ने भार्गव की ओर देखा और जल्दी से नजरें हटा लीं, कल रात के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसमें शामिल नहीं किया। जया ने मना कर दिया। मीना थोड़ी देर ही खड़ी रही, फिर चली गईं। भार्गव के अभी भी यहाँ होने के कारण वह बहुत संयमित थीं और आराम महसूस नहीं कर पा रही थीं। जैसे ही मीना चली गईं, भार्गव ने जया की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे हाथ में जो फूल हैं उन्हें फेंक दो। जया भ्रमित थी। क्यों? वे सुंदर हैं। ये लिली थे, जिनकी खुशबू ताजी थी और उन्हें ये बहुत पसंद थे। भार्गव खड़ा हुआ, उनके हाथ से गुलदस्ता छीन लिया और उसे कोने में रख दिया। वह झुका और जया को हावी और तानाशाही तरीके से देखा, तुम्हें फूल देने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं हूं और तुम्हें भविष्य में केवल मुझसे ही फूल मिल सकते हैं। उन्होंने उन्हें सीधे छीनकर कूड़ेदान में न फेंककर जया के प्रति पर्याप्त सम्मान दिखाया था। जया ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा, तानाशाही, हावी। भार्गव ने अपनी भौहें उठाईं, तुम्हें पता है कि अगली बार क्या करना है? जया हल्की सी हंसी, मुझे पता है। मैं आपके अलावा किसी और से फूल स्वीकार नहीं करूंगी, मिस्टर लीच। वह एक लड़की से भी जलने लगा था। भार्गव निश्चित रूप से एक संकी व्यक्ति था। भार्गव ने कहा, यह अच्छा है। ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। ये कहते हुए वह झुका और जया के होठों पर चुंबन लिया। जया की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने भार्गव की छाती को धक्का देने के लिए हाथ उठाए। हालांकि जैसे ही उनके हाथों ने भार्गव की छाती को छुआ, उन्हें उसके बड़े हाथों ने पकड़ लिया और उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर जकड़ दिया गया। भार्गव उनके हाथों को लेकर सावधान था और उन्हें दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ये सिर्फ एक इनाम के रूप में एक हल्का चुंबन होना चाहिए था। लेकिन भार्गव एक हल्के चुंबन से संतुष्ट नहीं था। उसने उनके होठों और दांतों को अलग किया, उनकी इंद्रियों को अपनी खुशबू से भर दिया और उनकी दुनिया को घेर लिया। जया चुंबन में इतनी खो गईं कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनियंत्रित रूप से एक मुलायमाह भर दी। भार्गव के चुंबन उनके होठों से उनकी गर्दन तक गए और उनके अस्पताल के गाउन का कॉलर खुल गया। जब दादी और अन्य लोग पहुंचे तो उन्होंने अस्पताल के कमरे में ये दृश्य देखा। दादी ने अजीब तरह से उन्हें संकेत दिया, अहम। जब वे दोनों परमानंद की अवस्था में थे तो हवा और भी अस्पष्ट हो गई। लेकिन दरवाजे पर खांसी की आवाज ने अचानक माहौल को तोड़ दिया। जया ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और दरवाजे पर दादी और अन्य लोगों को खड़े देखा। उन्होंने शर्म से लाल होते हुए भार्गव को धक्का दिया और उठने की कोशिश की। हालांकि उनका माथा मेज से टकरा गया, जिससे उन्होंने दर्द में अपना माथा पकड़ लिया। आह! भार्गव को सुनकर ही दर्द हुआ। उसने जल्दी से उनका माथा सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, क्या जल्दी है? तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? इसके साथ ही भार्गव ने जया का चेहरा अपने हाथ में लिया और अपना सिर उनके माथे पर झुका दिया। जया इतनी शर्मिंदा थी कि वह खुद को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदना चाहती थी। उन्होंने भार्गव को घूर कर देखा। उसे अभी भी कहने की हिम्मत थी,
वह उन्हें मुंह पर चुंबन दे सकता था, लेकिन उसने उनकी गर्दन के नीचे के क्षेत्र पर चुंबन क्यों दिया और यहाँ तक कि अपने हाथ भी उन पर क्यों रखे? खासकर तब जब दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया था और दादी ने उन्हें देख लिया था। वह बहुत शर्मिंदा थीं। वह दूसरों का सामना करने के लिए बहुत शर्मिंदा थीं। जया की ओर इस तरह देखने से भार्गव थोड़ा उत्तेजित हुआ। उनका चेहरा लाल हो गया, उनकी आंखें चमकदार थीं, और जिस तरह से उन्होंने उसे घूरा वह एक नाराज होने जैसा था। उसने हाथ बढ़ाया और स्वाभाविक रूप से जया के कॉलर के बटन लगाए। हम विवाहित हैं और हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। और वैसे भी, दादी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। जया का चेहरा खून की तरह लाल हो गया। बस करो। उन्होंने भार्गव को धक्का दिया और सीधी कंबल में लुढ़क गईं, यहां तक कि अपना सिर भी छिपा लिया। जवाब में, भार्गव दुलार भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने उनका कंप्यूटर और मेज हटा दी। फिर उसने ऊपर दादी की ओर देखा और एक गंभीर आवाज में कहा, दादी। इस गंभीर, सभ्य रूप में जया को चुंबन देते हुए पकड़े जाने की थोड़ी भी शर्म नहीं थी। इसके विपरीत, इसने उन्हें महसूस कराया कि उन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इसे देखा था। हालांकि, अगर वे करीब से देखते, तो वे पाते कि भार्गव के कान इतने गर्म थे कि वह जया से कम नहीं था। हालांकि दादी को ऐसे दृश्य पर दौड़ने में शर्मिंदगी हुई, लेकिन वह उन दोनों को सामंजस्य में देखकर खुश थीं। दादी ने कहा, अगली बार अवसर का ध्यान रखना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ थे, उन्हें किस करने से पहले दरवाजा बंद करना होगा। भार्गव ने गंभीर दिखते हुए तारांकन तारांकन सोलम गंभीर तारांकन तारांकन रूप से जवाब दिया, मैं ध्यान रखूंगा। जया, जो कंबल के नीचे छिपी थी, निस्सहाय थी। तुम ऐसे समय में इतने गंभीर रूप से जवाब कैसे दे सकते हो? वह बहुत शर्मिंदा थी। सेलिन ने भार्गव की ओर देखा। उसकी पिछली ठंडक और बड़प्पन की तुलना में आज उसकी आंखों में एक मुस्कान थी और उनमें वासना भी थी। यह आकर्षक था जब एक आदमी, जो आमतौर पर अलग थलग रहा हो, अचानक उसकी आंखों में वासना आ जाए, जिससे महिलाएं पागल हो जाती हैं। इससे सेलिन का चेहरा लाल हो गया और भार्गव के लिए उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। भार्गव ने उनकी नज़र को भांप लिया और सेलिन को एक ठंडी झलक देने के लिए अपना सिर थोड़ा किनारे कर लिया। सेलिन, जो अभी भी शर्मा रही थी और जल रही थी, इस ठंडी झलक से डर गईं और उनका खून उल्टा बहने लगा, उनका दिल रुक गया और उनका शरीर कांप उठा। सेलिन ने जल्दी से अपनी आंखें हटा लीं और अनैच्छिक रूप से दादी के पीछे छिप गईं। उन्होंने कहा, जया हमेशा प्रसन्नचित्त, अपरंपरागत और प्रगतिशील रही हैं, और उनके कई दोस्त हैं। दादी, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या उसने ये संकेत दिया और भार्गव को याद दिलाया कि जया पहले कितनी बेतुकी रूप से व्यर्थ थी? क्या उसने सचमुच सोचा कि जया सिर्फ इसलिए कमजोर थी क्योंकि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी? जया शर्म से कंबल के नीचे छिपी हुई थी, और जब उन्होंने ये सुना, तो उन्होंने कंबल उठाया और बैठ गईं। उन्होंने सेलिन को ठंडे ढंग से देखा और चिल्लाया, ये तुम्हारी नकली दयालुता, तुम्हारे गुप्त इश्कबाजी और तुम्हारी कृत्रिम मासूमियत से बेहतर है। स्पष्ट तारीफों में सेलिन के ताने की तुलना में जया की सीधी अपशब्द किसी भी चीज से ज्यादा गुस्सा पैदा कर सकते थे। सेलिन एक बार में इसे सहन नहीं कर पाई और गुस्से से जया की ओर देखा, लेकिन उन्होंने पीड़ित होकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुम मेरे खिलाफ इस तरह हो गई हो? जया ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, तुम्हारा जन्म एक गलती है। यही एक रखेल के बच्चे के साथ होता है। सेलिन पलटवार नहीं कर पाईं और उन्होंने दयनीय ढंग से दादी की आस्तीन खींची। उनकी आंखें आंसुओं से लाल थीं। दादी, आप देखिए, मैं अच्छे इरादों के साथ उनसे मिलने आई थी और वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। पहले, दादी जया से नाराज होती थीं और सेलिन के पक्ष में बोलती थीं। लेकिन अब, दादी को भी लगा कि सेलिन ने अभी जो कहा वह एक तारीफ जैसा लग सकता है, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो यह अलग था। दादी ने उदास चेहरे के साथ घृणा से सेलिन की ओर देखा, तुम जया से मिलने आए हो? तुम अंतिम संस्कार में नहीं हो। तुम क्यों रोती हो और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हें परेशान कर रही है? सेलिन, जिनकी आंखों में अभी भी आंसू थे, जब उन्होंने ये सुना तो हैरानी में अपनी पलकें झपकाईं और आंसू उनके चेहरे पर लुढ़क गए। वह इस तरह रोते हुए नाजुक और दयनीय लग रही थीं। लेकिन भार्गव ने एक बार भी उनकी ओर नहीं देखा। दादी और भी नाखुश थीं। अगर तुम नहीं आना चाहती, तो मत आओ। अस्पताल में रोना बुरा शगुन है। एक रखेल की बेटी को पता नहीं होता कि क्या करना है। पहले, दादी सोचती थी कि सेलिन उत्कृष्ट थी और सुजाना, जो रखेल थी, के साथ कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब, उन्हें पता चला कि सुजाना ने जया को बर्बाद कर दिया था और सेलिन को ऐसी चालाक लड़की के रूप में पाला था। और उन्हें सुजाना के बारे में एक बड़ी शिकायत थी। हाल ही में, उन्होंने सुजाना को सीधे रखेल भी कहा। सेलिन को लगा कि दादी के शब्द उनके चेहरे पर एक अदृश्य थप्पड़ जैसा थे, जिससे उन्हें खुद पर शर्म आई। दादी सेलिन को अपने पीछे छिपने से रोकने के लिए एक कदम किनारे हट गईं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, सेलिन, अपनी बहन से माफी मांगो। सेलिन को पता नहीं था कि रोएं या नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने आंसू रोके। उन्होंने जया की ओर देखा और कहा, जया, मुझे माफ करना। मैंने जो कहा वह गलत था।
जया ने कृपापूर्वक मुस्कुराई, कोई बात नहीं, आखिर पागल कुत्ते कभी कभी भौंकते और काटते हैं और मैं पलटकर नहीं काट सकती। सेलिन एक बार फिर जया से क्रोधित थी और जया को घूर कर देखने लगी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दादी की जांचने वाली आंखें उन पर पड़ रही थी, जैसे वे उन्हें आर पार देखने की कोशिश कर रही हों। सेलिन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन जयवर्धन के बगल में खड़ी हो गईं और उनका चेहरा देखने के लिए ऊपर देखा। जयवर्धन का भाव तब से सही नहीं था जब वह दरवाजे पर खड़ा हुआ था और वार्ड में अंतरंगता पाई थी, और वह तब से चुप रहा। वह जया जिसे वह जानता था, अनियंत्रित, मनमानी और आत्मधर्मी थी, लेकिन हमेशा विनम्रता से उसके नेतृत्व का पालन करती थी और उसे खुश करने के लिए सब कुछ करती थी। अगर उसने जया को मरने के लिए भी कहा होता तो वह संकोच नहीं करती। लेकिन अब ये वह जया थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह शर्मीली, प्यारी और उज्ज्वल थी। वह आकर्षक भी लग रही थी। ये सभी घातक प्रलोभन केवल उस पागल भार्गव के लिए थे। सेलिन एक बार फिर ईर्ष्यालु थी जब उन्होंने जयवर्धन को इस तरह देखा। भार्गव का जया के प्रति इतना अच्छा होना ठीक था, लेकिन जयवर्धन, एक आदमी जो जया के साथ कपड़े के चिथड़े जैसा व्यवहार करता था, वह भी अलग तरह से व्यवहार क्यों करने लगा। सेलिन ने ऊपर देखा और पाया कि भार्गव, जो अभी उनके प्रति ठंडा था, अब जया के प्रति कोमल और दुलार भरा था, जैसे कि वह वही व्यक्ति नहीं था। सेलिन ने जया की ओर देखा और एक अजीब लहजे में कहा, जया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इतने सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। जब जयवर्धन ने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तो वह इतने बेचैन हो गए कि तुरंत तुमसे मिलने आ गए। तो मित्रों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें एक नोवेल वर्ल्ड के साथ। और मैं क्षमा चाहता हूं कि हमारी कहानी में नाम के थोड़ा दिक्कत, और हम इसके लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही इसको भी ठीक किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को ध्यान रखें। अगली कहानी जल्द ही।